अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और ये सीखेंगे, ये समझेंगे कि प्लाज्मोडियम जो है वो इंसान के अंदर कैसे मुंतकिल होता है। इससे पहले हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड, और वो प्रॉब्लम क्या था कि देखें कि मलेरिया की असल वजह क्या है, मलेरिया किस वजह से होता है। तो इसमें हमने जो बायोलॉजिकल मेथड था उसके ज़रिए एक फैक्ट जो था वो हमने डिस्कवर किया, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने ढूंढा था कि असल में जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। मलेरिया की असल वजह कौन है? प्लाज्मोडियम है। तो इसके ज़रिए हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज दूसरा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। और जैसे हम जानते हैं कि जब भी हम बायोलॉजिकल मेथड में हम देखते हैं तो सबसे पहला हमने काम क्या किया, क्वेश्चन अराइज किया कि इंसान के जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मोडियम तो उनको मिला, लेकिन ये प्लाज्मोडियम आता कहाँ से है? तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड में, हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहदा करते हैं, वो देखते हैं। अब ऑब्जर्वेशन वो क्या करते हैं कि वो लोग उन्होंने जब उस वक्त लोग थे, उन उस वक्त जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन पेश की थी कि मलेरिया जो है असल में वो मार्शेस के साथ एसोसिएटेड है। मार्शेस मीन्स जो गंदा पानी, कीचड़ वाले जो एरिया होते हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड है। और एक चीज़ ये कंफर्म हो गई थी कि जो ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस, अगर आप गंदा पानी, जो कीचड़ वाला जो गंदा पानी है, जो तालाबों का जो गंदा पानी होता है, अगर आप वो पियेंगे तो आपको मलेरिया नहीं होगा। सो ये दो ऑब्जर्वेशन जो थी ये उस वक्त की मौजूद थी हमारे पास। अब कहते हैं कि 1883 में एक अमेरिकन फिजिशियन अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकानस, यहाँ पे एक दूसरे साइंटिस्ट, डॉक्टर आते हैं, फिजिशियन है, अमेरिकन फिजिशियन है। वो क्या करते हैं, वो तकरीबन मलेरिया के हवाले से 20 ऑब्जर्वेशन जो थे वो होते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं, वो लिस्ट करते हैं। और उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन जो थी वो कौन कौन सी थी? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या की थी कि ऐसे लोग जो ओपन प्लेसेस पे रहते हैं, जो आसमान तले सोते हैं, तो कहते हैं उन लोगों में मलेरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो रूम्स के अंदर, जो इंडोर्स होते हैं, अपने कमरों के अंदर सोते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या की कि वो लोग जो स्मोकी फायर यानी जो धुएँ वाली जगह पे के करीब जाकर सोते हैं, तो उन लोगों में मलेरिया नहीं होता। तीसरी जो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि वो लोग जो मॉस्किटो नेट्स यूज़ करते हैं, मच्छरदानियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों में मलेरिया कम होता है, उन लोगों के मुकाबले में जो मच्छरदानियाँ इस्तेमाल नहीं करते। सो ये ए.एफ. एकिंग जो थे, एक जो अमेरिकन फिजिशियन थे, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस पेश की। अब इन ऑब्जर्वेशन से वो क्या करेंगे, वो आगे जाके हाइपोथेसिस बनाएँगे और हाइपोथेसिस पे आगे जाके डिडक्शन होगी, ठीक है? सो कहते हैं जैसे हमने यहाँ पर बात की कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एक पॉसिबल आंसर होता है, ठीक है? तो हाइपोथेसिस यहाँ पे डॉक्टर ए.एफ. जो उस वक़्त के फिजिशियन थे, ए.एफ. एकिंग जो था, उन्होंने, उनकी हाइपोथेसिस क्या थी कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। असल में जो प्लाज्मोडियम है वो इंसान के अंदर कहाँ से आता है? उन्होंने कहा कि प्लाज्मोडियम उसका कैरियर है। ये जो प्लाज्मोडियम के का कैरियर कौन है? मॉस्किटो। असल में मॉस्किटो उसको लेकर जाते हैं इंसान के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो इसकी रिडक्शन बना देते हैं। अब रिडक्शन उनकी कैसे बनाई गई कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटोज़ को ट्रांसमिट करते हैं, इसका मतलब कि प्लाज्मोडियम फिर मॉस्किटो के अंदर मौजूद होगा, ठीक है? तो उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो कंडक्ट किए, और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने ये साबित किया कि असल में जो कैरियर है जो प्लाज्मोडियम का, वो कौन है? वो मॉस्किटोज़ ही होते हैं। सो कहते हैं कि जो मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को। तो इसके लिए रोनाल्ड रॉस जो हैं वो ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया में काम किया 1880s में। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो थे वो कंडक्ट किए, और इन डिडक्शन को यूज़ करते हुए। तो उन एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक फीमेल एनोप्लेस मॉस्किटो को लिया और मलेरिया पेशेंट को उससे बाइट करवाया, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मॉस्किटो को किल करवाया, उसको मारा। फिर उनको देखा कि उसके स्टमक में मॉस्किटो जो था वो मल्टीप्लाई उसके स्टमक में जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टीप्लाई हो रहा था। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी उसने ये करने का सोचा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हेल्दी पर्सन को इसके ज़रिए काटते हैं। वो उस मॉस्किटो को लेते हैं कि जिनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, फिर उसको लेते हैं और उसके ज़रिए हेल्दी पर्सन को, एक सेहतमंद इंसान को काटते हैं। फिर देखते हैं कि उस इंसान जो हेल्दी पर्सन था उसके अंदर मलेरिया होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए इंसान को यूज़ नहीं किया, क्योंकि रिस्की एक्सपेरिमेंट था, इससे इंसान की डेथ भी हो सकती थी, मतलब इंसान बीमार भी हो सकता है। तो उन्होंने हेल्दी इंसानों को यूज़ नहीं किया, बल्कि उसने यहाँ पे स्पैरोज़ को यूज़ किया, यानी चिड़िया को यूज़ किया। तो उनको, इसको हम यहाँ पर ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या सोचा कि एक हम क्या लेंगे, मॉस्किटो लेंगे, ठीक है? उन्होंने क्या लिया, उन्होंने कहा कि हम एक मॉस्किटो लेंगे। मॉस्किटो लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको, जो मलेरियल पेशेंट है, मलेरियल पेशेंट को उससे क्या करवाएँगे, बाइट करवाएँगे। बाइट करवाने के बाद उस मॉस्किटो को किल करवाएँगे। मॉस्किटो को किल करने के बाद उसने क्या किया, जब उसको देखा, उसके स्टमक में उसको क्या मिला, प्लाज्मोडियम मिला। अब उनके स्टमक में उसको प्लाज्मोडियम मिला। अब उसने क्या किया, वो मॉस्किटो कि जिसके अंदर ऑलरेडी ये मौजूद था, ये मॉस्किटो जिससे उन्होंने पेशेंट को
बाइट करवाया था, उसकी बॉडी के अंदर क्या था, यहाँ पे प्लाज्मोडियम मौजूद था। उसने इसी मॉस्किटो को लिया, ठीक है, इसी मॉस्किटो को उसने लिया और उसने इसको हेल्दी पर्सन को इससे बाइट करवाया। जब हेल्दी पर्सन को उसने बाइट करवाया तो उसने देखा कि उस हेल्दी पर्सन के ब्लड को उसने देखा, तो उस ब्लड के अंदर क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। लेकिन ये उसने वैसे सोचा था, उसने ऐसा किया नहीं। उसने इसके लिए क्या किया, इंसान की जगह उसने स्पैरो का इस्तेमाल किया। रोनाल्ड रॉस ने स्पैरो का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, एक मॉस्किटो लिया, ठीक है, मॉस्किटो को लिया और मलेरिया जो सफ़र कर रही थी स्पैरो, ऐसे स्पैरो जिसको मलेरिया था, उनसे उसको बाइट करवाया। फिर उसने क्या किया, इस मॉस्किटो को लिया, उसको किल करवाया। किल करने के बाद उसने देखा कि इसके स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा था। अब उसने क्या किया, इसी मॉस्किटो को लिया और उससे एक हेल्दी पर्सन को, एक हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया। हेल्दी स्पैरो को जब उसने बाइट करवाया तो इस हेल्दी स्पैरो को असल में इसका ब्लड देखा गया, तो इसके ब्लड में क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि जो प्लाज्मोडियम है असल में वो किस वजह से होता है, वो जो मॉस्किटोज होती हैं ये उसको क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं। तो इस तरह से ये सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो था ये सॉल्व हो गया। लेकिन ये अभी इस हाइपोथेसिस को ह्यूमन के ऊपर इसके एक्सपेरिमेंट करने बाकी थे कि ह्यूमन में इसके क्या प्रोसेस होता है। तो उन्होंने इस हाइपोथेसिस को फिर से ह्यूमन के ऊपर टेस्ट किया। उन्होंने इटालियन बायोलॉजिस्ट आए, उन्होंने एनोफ्लेस मॉस्किटो को लिया और एक मलेरियल पेशेंट को उससे बाइट करवाया। तो उस वक्त क्या था कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थे, जब उसने उसको एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया, एक हेल्दी पर्सन मीन्स कि ऐसा पर्सन कि जिसको मलेरिया नहीं था, जब उसने उसको बाइट किया, उसने उसको काटा, तो उस पर्सन के अंदर वो बंदा जो था वो बीमार हो गया और उसको मलेरिया हो गया। तो ये बात यहाँ पर कंफर्म हो गई कि जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम जो असल में कौन ट्रांसमिट करते हैं, उसको मॉस्किटो उसको ट्रांसमिट करते हैं और यही मलेरिया के स्प्रेड की, मलेरिया के फैलने की वजह बनते हैं। तो ये चीज़ जो थी, ये एक जो सेकेंड जो प्रॉब्लम था उसकी सोल्यूशन था कि यानी कौन उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो असल में वो मॉस्किटो ही है जो मलेरिया के जो जर्म्स होते हैं, जो प्लाज्मोडियम है, ये उसको ट्रांसमिट करता है। तो ये एक होल ट्रांसमिशन इन्होंने बताई ह्यूमन बीइंग में कि इंसान में कैसे ये जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसमिट होता है। तो एडिस मॉस्किटो और एनोफ्लेस मॉस्किटो, 2 मॉस्किटोज आपको बताए गए हैं। जो एडिस मॉस्किटो है ये क्या करता है, ये वायरसेस, डेंगू फीवर के जो वायरसेस होते हैं ये उसको मतलब ट्रांसमिट करता है, और एनोफ्लेस मॉस्किटो क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। तो ये दोनों आपको इन्होंने दिखाई गई हैं। तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि एडिस मॉस्किटो और डेंगू और जो एनोफ्लेस मॉस्किटोज के बीच में क्या फ़र्क है। तो ये इन्होंने एक फ्लोशीट डायग्राम आपको बताई है कि सब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, फिर उसके लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिसर्च वर्क कुछ होता है जो पीछे लोगों ने किया होता है, फिर उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस जो होती हैं उसको वो डेवलप करते हैं, फिर उससे डिडक्शन बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। अगर बात जो होती है वो सही निकल आती हैं तो फिर उसको रिजल्ट जो होती हैं वो सही हाइपोथेसिस से मैच कर जाते हैं, फिर उसको कंक्लूजन निकालते हैं, फिर उसको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर बात सही नहीं निकलती तो हाइपोथेसिस मैच नहीं करता, जो रिजल्ट होते हैं हाइपोथेसिस के साथ मैच ना करें, फिर से हाइपोथेसिस बनाई जाती है, फिर ऐसे प्रोसेस जो होते हैं वो रिपीट होता है। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसकी ये मेन स्टेप्स हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल जो मेथड है उसके मेन स्टेप्स बताएं या फ्लो शीट डायग्राम बनाकर दे दें, तो आपका आंसर होना चाहिए।